हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार एक बार फिर आपका अपने इस चैनल सीवी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं और एक नए लेक्चर के साथ आज के इस प्रकरण की, आज के इस टॉपिक की पुनः शुरुआत करता हूं। क्योंकि मेरी एक हैबिट है, मैं किसी भी बात को या किसी भी टॉपिक को जहां पर छोड़ता हूं वहीं से आगे के लिए स्टार्ट करता हूं, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो और प्रत्येक चीज आपको अच्छे से समझ में आती रहे। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करती है किसी भी सॉल्यूशन से, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो भी वैद्युतीय प्रतिरोध डेवलप होता है, उस प्रतिरोध का मापन साधारण विधियों से करना संभव नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें दो परिस्थितियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक तो डीसी करंट अगर फ्लो कराते हैं किसी भी सेल से, तो उसमें जो विद्युत अपघट्य है उसका संगठन परिवर्तित हो जाता है। और दूसरी चीज ये रहती है कि सेल को हम वायर के साथ, जिस तरीके से हम एक वायर को व्हीट स्टोन ब्रिज से कनेक्ट करके और अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, वैसी कोई व्यवस्था विलयन को व्हीट स्टोन सेतु से जोड़ने की नहीं होती है। यानी ये एक वायर की तरह यहां पर कार्य नहीं कर सकता है। तो इन दोनों विधियों का समाधान भी मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में। उसमें हमने आपको ये बताया था कि हम डीसी करंट के स्थान पर एसी करंट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एसी करंट सॉल्यूशन के कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। और दूसरा काम ये बताया था कि हम यहां पर एक वायर की तरह इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए एक पात्र का प्रयोग करते हैं, जिसे चालकता सेल के नाम से जाना जाता है। चालकता सेल क्या होता है? चालकता सेल जो होता है ये एक इस तरीके का पात्र होता है और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होते हैं। तो ये प्लेटिनम ब्लैक से जब लेपित होते हैं तो चूंकि दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये दोनों लगभग समान लंबाई के होते हैं और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी लगभग समान रहता है। तो यहां से हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन सा? और वो रिलेशन होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और यहां पर जो एल अपॉन ए होता है, एल जो है ये इस इलेक्ट्रोड की लंबाई है जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। यानी ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, एक इलेक्ट्रोड के विलयन में डूबे रहते हैं और वहां से हम जो इलेक्ट्रोड की लंबाई है उसको वायर की लंबाई के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसको हम यहां पर ए से डिनोट करते हैं और यहां से हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में अगर इस रिलेशन को हम थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि 1/रो जो होता है ये ग्रीक वर्ड के यानी कप्पा के बराबर होता है, जिसे हम चालकता कहते हैं। तो इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा चेंज करें तो यहां पर R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए लिख सकते हैं। यानी इसको R बराबर एल अपॉन कप्पा इंटू ए हो जाता है।
और एल अपान ए वैल्यू जो होती है R इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और एल अपान ए जो वैल्यू होती है इसको हम सेल कांस्टेंट, इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सेल कांस्टेंट के बराबर होता है, और सेल कांस्टेंट जो होता है इसको हम G स्टार से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो L अपॉन ए के बराबर होती है। तो यहां से अगर हम एक रिलेशन देखें तो हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू G अपॉन के हो जाएगा, और Z इज इक्वल टू R इंटू के हो जाएगा। तो यहां पर सेल स्थिरांक जो है वो R इंटू के बराबर यहां पर हो जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी को इस तरीके से हम लैम्डा m से शो करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन समान ताप और दाब की परिस्थितियों में एक ही विलायक के अंदर बनाए जाते हैं तो उनकी मोलर चालकताओं और चालकताओं में अंतर विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी सांद्रता के अनुसार मोलर चालकताओं में और चालकताओं में परिवर्तन होता है। तो यहां पर विद्युत अपघट्यों के विलयनों की मोलर चालकता और चालकता के बीच में एक रिलेशन को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहां हम शो कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के अपॉन यानी कप्पा अपॉन सी, और सी क्या होता है, सी होता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। इसके पश्चात हम यहां देख लेते हैं कि मोलर सांद्रता या डाइल्यूशन के साथ, मतलब जो विद्युत अपघट्य के विलयन है उनकी सांद्रता या तनुता के साथ किस प्रकार से चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले यहां इस रिलेशन से हम बात कर लेते हैं। इस फार्मूले को अगर हम चेंज करके थोड़ा देखें तो यहां पर ये फार्मूला हमारा एक हो जाता है। दूसरा फार्मूला चूंकि B इक्वल टू होता है 1 अपॉन सी, तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कप्पा इंटू V लिख सकते हैं। और इसके बाद एक रिलेशन यहां और देख सकते हैं हम, कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां सी, ये रिलेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तीन रिलेशन हमें यहां पर दिखाई देते हैं। एक तो है मोलर कंडक्टिविटी जो है ये कप्पा अपान सी के बराबर होती है। चूंकि ये सांद्रता है विद्युत अपघट्य के विलयन की, तो यहां पर अगर हम डाइल्यूशन की बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो 1 अपान सी के बराबर होता है।
और यहां पर एक चीज हम और देख लेते हैं कि कप्पा और सी के बीच अगर रिलेशन देखें तो की जो कप्पा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, यानी सी के समानुपाती होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन है उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, यानी जो मोलर चालकता होती है, वो सांद्रता बढ़ाने के साथ कम होती है। जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी का मान कम हो जाएगा, यानी इस सी वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा। और दूसरी बात हम यहां पर करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी आयतन बढ़ाने पर बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी सांद्रता बढ़ाने पर कम होती है, आयतन बढ़ाने पर यानी तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाती है। और अगर हम कप्पा यानी चालकता की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, अगर चालकता की बात करेंगे तो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या प्रबल विद्युत अपघट्य हो, उनकी जो चालकता होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी सांद्रता बढ़ाने पर चालकता विलयनों की बढ़ जाती है, क्योंकि विलयनों की चालकता इसलिए बढ़ जाती है, करंट को कैरी करने वाले जो आयन है उनकी मात्रा बढ़ जाने के कारण करंट फ्लो अधिक होने लगता है, यानी चालकता बढ़ती है। और मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो सांद्रता कम करने अर्थात आयतन को बढ़ाने पर बढ़ती है। इसके बाद में केवल एक अंतिम स्टेप इसमें और बचता है, वो अंतिम स्टेप है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम जो होता है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम जो है वो विद्युत अपघट्य के विलयनों में आयनों के स्वतंत्र विगमन और विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के बीच एक रिलेशन को स्थापित करता है। यह नियम यह बताता है कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों में अनंत तनुता पर विलयन की कुल मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनावेशित और ऋणावेशित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अगर एक एग्जाम्पल हम यहां पर ले लें, जैसे हमारे पास एक विद्युत अपघट्य NaCl है और NaCl विलयन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में वियोजित रहता है, तो अगर हम यहां पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेविएशन यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम किसकी देखें, NaCl की अगर चालकता की बात करें तो NaCl की जो चालकता होगी वो अनंत तनुता पर Na पॉजिटिव आयन की चालकता और Cl नेगेटिव आयनों की चालकता के बराबर हो जाएगी। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की अनंत तनुता पर कुल मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनावेशित
और ऋणावेशित आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस नियम है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और इसके बाद लगभग जो परीक्षा में आने वाला है आप लोगों के लिए, वो लगभग ये यूनिट कंप्लीट होती है, और एक अगली यूनिट के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।